अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 17 स्टार्ट करते हैं जी। क्या फन, टेस्ट के लिए तैयार है ना? टेस्ट में डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसिड नहीं, क्या मतलब डिस्पोज? चलो क्या अभी कल शुरू किया है? नहीं है बेटा प्लीज, ये क्या फजूल हरकत है? क्या मसला है जी? रिवैल्यूएशन इंशाल्लाह उम्मीद है होगी। अच्छा जी सुने, अब जो बोलेगा वो क्लास से बाहर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बात की है और नहायत फजूल हरकत है कि फिर आपस में डिस्कशन हो रही है। मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मैं पिन ड्रॉप भी करूंगा थोड़ी देर में। कोई दिल में भी ना सोचे कि मैंने ये बात करनी है साथ वाले से। अच्छा जी, क्वेश्चन 66 स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट है 700। ये होमवर्क में 2 सवाल थे आपके। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 17, यूजफुल लाइफ 15 साल, रीवैल्यूड 1 जनवरी 18 पे 1000 का और बिका 31 मई 18 पे 1050 का। जी 700 का एसेट खरीदा था, यूजफुल लाइफ कितनी है जी? आप लोगों ने तो बस चेक करना है ना, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज में मैंने जर्नल एंट्रीज की हैं लेकिन सिर्फ 18 वाले साल की, 17 की तो 2 सिंपल एंट्रीज, एसेट खरीदा और डेप्रिसिएट किया, ठीक है। तो इसलिए वो 2 एंट्री जबानी बोल दी थी, आप चेक करने के लिए टिक कर लेंगे इंशाल्लाह। कितने बच्चे आज ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क आज भी नहीं किया? ऐसे भी हैं कुछ, खड़े हो ना जरा जी। और आपने बेटा क्यों नहीं किया होमवर्क? बैठे हुए बताएं आप। अच्छा चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी जी। तशरीफ रखें जी। बाकी सबने होमवर्क किया हुआ है? अच्छा, लाइट पे चलते हैं बच्चों आप लोग। चलें सुने, फिर वही बात, तुम खड़े हो जाओ, इसको रास्ता दो, पीछे चले जाओ भाई, जाओ जाओ जल्दी करो, पीछे जा खड़े हो जाओ। चलो चलो, और फीमेल स्टूडेंट्स ने ऐसी कोई हरकत करनी तो क्लास से बाहर जाना है, यहाँ खड़ा नहीं कर सकता मैं उनको, शर्म आती है मुझे। चलो, इसमें हंसने की बात नहीं है, वाकई मुझे शर्म आती है इस बात से। वे रजिस्टर लेके जाओ, वहीं काम करना है खड़े होके आज, ले जाओ चलो। अच्छा, और जी और कोई आप बोलेगा इस तरह से जी? लाइफ बताएं, क्या डिस्टर्बिंग क्लास है ये असल में जी। 15 ईयर्स सर, मैच का गुस्सा हम पे नहीं, मैच जीत जाएंगे हम, उसका कोई गुस्सा नहीं है, आप लोगों पे गुस्सा है जी। बोलें ले जी। अब एसेट हो रहा है फ्री वैल्यू। फ्री वैल्यू के दिन एक लाइन खाली छोड़कर, और वो है 1000, मुबलिग 1000, सिक्का राइजुल वक्त। उसके बाद 347 का रीवैल्यूएशन। वो दोस्त अकेला खड़ा है, वो कह रहा है कोई और भी भेजे, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो जाना है, उसकी तो लाइफ खत्म होगी, तो गेम में लाइफ में दिल बने होते हैं। 347 लेंच। अब भाई ये एसिड 31 मई 18 को बिक गया, 31 मई 18 तक इसको डेप्रीशिएट कर लेते हैं। 1000 को डिवाइड करना है हमने रिमेनिंग लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 1 जनवरी 18 पे। 1 जनवरी 17 को एसिड खरीदा था, 18 तक 1 साल गुजर गया, ओरिजिनल 15 थे, रह गए 14, लेकिन 5/12 कर लेना क्योंकि पूरा साल डेप्रीशिएट नहीं करना। फिर हशर के साथ साथ नशर डिवाइडेड बाय 14 इंटू 5/12। खड़े भाई के पास चले जाओ, अकेला खड़ा बोर हो रहा है, शाबाश, रजिस्टर लेके जाना है जी। 970 घर से लड़के आया आज लगता है। तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं ना। कितनी अच्छी है मेरी पिछली क्लास, कल उन थोड़े से बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, आज वो सबने किया हुआ था। आप लोगों की जो हालात कल देखे, यकीन माने FAR2 की क्लास में मुझे गुस्सा आया हुआ, तो कहते सर हुआ क्या? मैंने कहा मत पूछो, कैसी क्लास से होके आ रहा हूं मैं। अच्छा, वो ऐसे लोग हैं जिनको ना अपनी फिक्र है, ना घर वालों की फिक्र है, ना उस्ताद की फिक्र है। हाँ ना, सही कह रहा हूँ जी। अच्छा, अब ये एसेट रीवैल्यू हो गया है और डेप्रिशिएट भी हो गया है, अब डेट ऑफ सेल के ऊपर इसको डिस्पोज करना है, ठीक है। अच्छा जी, जरा फरमा दें 1 जनवरी 17 पे क्या एंट्री करेंगे? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 700 से। ये ट्यूनिंग वाला प्रोसीजर 1-2 दिन चलेगा ना, फिर सेट हो जाएगी क्लास आपकी। हाइब्रिड में भाई बंदा बिठा दो, जो बोले हाइब्रिड के अंदर उसे मुझे बता दो, मैं उनको भी फिर जाके सेट करता हूँ। दूसरी बात, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 47, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगले साल की एंट्रीज में आपके सामने सॉल्व कर देता हूं जी। 18 में एसिड पहले ही दिन रीवैल्यू हो रहा है, तो ये आदत पक्की कर लें कि रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर नजर उठाकर देख लें ये एसिड रीवैल्यू हुआ है आज से पहले, तो अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर उस रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्शन पड़ी होगी। और अगर रीवैल्यू नहीं हुआ कभी, तो फिर डेट ऑफ परचेज आज तक की, तो हमारा ये एसिड आज से पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्शन है 47। तो एंट्री फरमा दें जी, क्या होगी? accumulated depreciation डेबिट और एसेट
इसका नाम कोई है नहीं है, तो एसेट क्रेडिट कितने से जी 47 से। उसके बाद जी अब एसेट को रीवैल्यू करना है। देखो ना पहली एंट्री नजर नहीं आती वर्किंग में, वो हमें नहीं नजर आई। उसके बाद 18 के साल की दूसरी एंट्री हमें वर्किंग में भी नजर आती है, वो है एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन, ये इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं इन दोनों सवालों को, इसलिए तफसील से करवाया क्योंकि जो आज का मेन सवाल है उसमें हमारे कुछ एसेट्स होंगे, उनमें से कुछ बिक जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, तो फिर वो एक एडवांस वर्जन का काम नहीं करना है, तो वो तभी समझ आना है जब ये बेसिक वर्जन आपको आता होगा। अच्छा जी, उसके बाद इस साल तीसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 30 रुपए से, और आखिरी लो वाले दोनों भाई खड़े हो जाएं, होने वाले वहीं पे खड़े हो जाएं, कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, शाबाश खड़े हो जाएं। और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10 रुपए से। अच्छा जी, अब एसेट को बेचने का वक्त हुआ चाहता है लाहौर और उसके गिरदोनवा में, बाकी शहरों वाले अपने वक्त के हिसाब से डिस्पोज करेंगे, ठीक है जी। बाकी सवालों वाले लोग अपने डेट के हिसाब से डिस्पोज करेंगे। अच्छा जी, 31 मई 18 को एसेट बिकने जा रहा है। आपको मैंने अर्ज किया था कल कि पहले एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट। फिर मैंने आपको कहा था एसेट अकाउंट में से पहले निकला करती थी एसेट की कॉस्ट, और फिर डेट ऑफ ठहर जाओ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर एसेट रीवैल्यूड हो, कल लेजर ओपन करके दिखाया था ना, आज तो ये बात क्विकली कर सकता हूं ना, कर सकता हूं ना। अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगा तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट नहीं रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, वो भी लेटेस्ट वाली है, तो फिर क्रेडिट करेंगे यहां से लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को, और डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन नहीं, जो आखिरी रीवैल्यू, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो आखिरी रीवैल्यूएशन वाले दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही ट्रांसफर होकर नील हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, तो फिर डेट ऑफ परचेज नहीं, डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, जिसे डेबिट करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे एसेट अकाउंट के अंदर 1000 रुपए रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है इसकी फेयर वैल्यू, और ये देखो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन नहीं, 20 दिन तक की तो ट्रांसफर होगी थोड़ी देर पहले, तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन कितनी है जी, सिर्फ 30 है, तो ये 30 को हमने क्या कर दिया था डेबिट। हो गई ना सेल, ये 31 मई पे क्या हो रहा है, डिस्पोज मतलब सेल ही होता है, एसेट को बेच दिया ना, ठीक है। थोड़ा सा चला इधर हो जाए थोड़ा सा। अच्छा जी, उसके बाद कितना कैश आया जी 1050, 1050, तो हमें क्या आ गया गेन या लॉस, कितना गेन 80 का गेन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस 80 है ना भाई। आपने 30 क्यों बोला है, आपने कुछ और बोला है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ पक्का, अच्छा आपसे मिस्टेक हुई, आपने 30 ही लिखा हुआ है ना घर पे जो किया था, चलो ले जी। अब इधर देखें, बात ये है कि ये एसेट चला गया, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग अगर ये एक ही एसेट है जो बिक गया है और हमसे उसने 18 के साल की लेट से जनरल एंट्रीज मांगी हैं, ठीक है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इस वर्किंग को नील करने की, बस ठीक है एसेट गया, ये 337 का सरप्लस जो पड़ा है इसको भी क्या कर दो, निकाल के बाहर फेंक दो। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये अब अनरियलाइज नहीं रहा, हमने इसको इधर रिवेंस सरप्लस में रखा क्यों था कि जी अभी एसेट बेचा नहीं है, ये गेन तो रियलाइज हुआ ही नहीं है। प्रूडेंस कहता है अनरियलाइज्ड गेन हो तो उसे अनरियल क्या होगा जी, अच्छा ठहर जाओ जी, अनरियलाइज गेन हो तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में या रिटेन्ड अर्निंग में लेकर नहीं जाना। आज तो अनरियलाइज नहीं रहा, आज तो ये एक्चुअल में एसेट बिक गया, डिस्पोज हो गया, तो जितना अनरियलाइज्ड में रखा हुआ था उसे भी उठा के क्या कर लो, रियलाइज कर, ठीक है। लेकिन क्योंकि आगे काम करना है हमने, उसको सीखने के लिए मैं ये काम सिखा रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं ये एसेट बिक गया है ना, तो इस वर्किंग में भी इस एसेट को नील करो। अब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पे, और डेप्रिसिएशन अलग अक्यूमुलेट हो रही है, इसलिए जब आप डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करते हैं तो एसेट अकाउंट में से रीवैल्यूड अमाउंट अलग निकलती है और अक्यूमुलेशन में से डेप्रिसिएशन अलग निकलती है। लेकिन वर्किंग हमारी जो है वो बुक वैल्यू पे, मतलब ये एसेट की बुक वैल्यू शो हो रही है, तो यहां पे एसेट को नील करना है तो यहां पे या तो फिर आप यूं करें, यहां पे या तो आप यूं करें कि यहां पे आप 1000 पहले माइनस करें और फिर 30 को प्लस भी करें, एक ही बात है। उससे बेहतर तरीका क्या है कि आप 970 को ही माइनस कर दें, इन दोनों को नेट करें तो 970 ही आता है ना। ये एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना था इसलिए कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट अलग निकली और डेप्शन अलग निकली, ये बुक वैल्यू में वर्किंग थी इसलिए यहां से हमने बुक वैल्यू ही माइनस कर दी। और ये बुक वैल्यू कल क्लास के बाद ना बच्चे जो वो बच्चे लेकर आ गए थे, कुछ लड़के लेकर आ गए थे और कह रहे थे कि ये जो आपने डिस्पोजल के आगे
ऐसे लिख दिया, ये क्यों लिखा? मैंने कहा आपकी आसानी के लिए लिखा था, ना ही लिखता तो अच्छा होता। कि हमने यहाँ पे क्या किया, बुक वैल्यू को माइनस कर दिया। अब ये एसेट जीरो हो गया, और जो आखिरी एंट्री है, ये जीरो होने के लिए पहले एंट्री तो करो। आखिरी जो एंट्री है वो क्या है, 337। ये रीवैल्यू सरप्लस काम हुआ, यानी डेबिट हुआ, तो नील हो गया ये भी। ठीक है, यहां तक को मसला। और कोई दोस्तों के पास खड़ा होना चाहे, और फीमेल स्टूडेंट्स को बाहर जाना चाहे क्लास से, कोई नहीं आज? अच्छा, बस इतने ही थे। अच्छा 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 जी, अब एक छोटी सी बात, किसी के जहन में शायद घर में ये बात आई हो कि ये जी बात है, एक एसिड के ऊपर एक बार गेन और फिर 2 बार गेन, डबल डबल गेन रिकॉर्ड हो रहा है। किसी के जहन में ये बात आई हो? घर पे है कोई ऐसा बच्चा? एक है, मर्जी में ये बात आई थी? आके बैठ जाओ, आके बैठ जाओ। अच्छा जी, नहीं। अच्छा जी सुने, अज्यूम करें कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। खड़े हो जाओ, तुम बोलने की नियत जो की थी तुमने अभी, होने वाले, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, पहले भी मैं ऐसे जब मुंह करता हूँ, इधर मुंह करता हूँ, तुम बोलते हो, एक दो बार नहीं पकड़े गए। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो, मेरे चांद से आवाज, ये कैमरे के आगे से हट जाओ जरा, इस साइड पे हो जाओ, ठीक है ना? अच्छा जी, तुम भी यहीं पे खड़े हो जाओ, बोले जा रहे, खड़े हो जाओ। इधर खड़े ना ज्यादा मुश्किल है, ऐसे खड़े, ऐसे बच्चों के व्यू को खराब नहीं करना। नहीं, इधर जी। अज्यूम करें कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, तो कॉस्ट मॉडल में सिंपल डेप्रिसिएशन 700 का एसेट था, 15 साल लाइफ थी, तो 47 की डेप्शन, फिर 18 वाले साल में 5 महीने डेप्शिट करना है, तो 700 बटा 15 इंटू 5/12, 19 आ गया। बुक वैल्यू बताओ, 6। अच्छा, अब मेरा सवाल, ये एसेट की क्या है? बुक वैल्यू। अगर ये 634 रुपए का मेरा एसेट मैं बेचूं बाजार में, बड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं अपना ये एसेट बाजार में बेचूं और मुझे इसके मिले 600 रुपए, तो क्या मतलब, 34 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, और अगर ये मेरा एसेट जो मेरी किताबों में 634 का नजर आ रहा है, अगर ये मेरा एसेट मैं बाजार में बेचूं और 650 रुपए मिल जाए, तो 16 रुपए का गेन। यानी हम बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड को कंपेयर करके, जिस दिन बेच रहे हैं एसेट, उस दिन की बुक वैल्यू को सेल प्रोसीड से कंपेयर करके गेन लॉस निकाल सकते हैं ना। बस यही करने लगा था, मैंने कहा बता दूं क्या करना क्या। ठीक है, आउट हो गया। अच्छा जी, तो जी 634 रुपए हमारे हिसाब से एक एसेट की बुक वैल्यू, हमारी किताबों में एक एसेट 634 की वैल्यू रखता है, ये बिक रहा है 1050 का। तो 1050 क्या है जी? सेल प्रोसीड्स। ये क्या है जी? ये क्या है? बुक वैल्यू। ये क्या है जी? सेल प्रोसीड। मुझे बताओ कितना गेन? जाहिर है 634 वाली चीज के 1050 मिल रहे हैं, तो गेन ही है ना। कितना? 416। 416 का क्या आ गया? गेन। अब ये एक्चुअल गेन है, ये एक्चुअल गेन है, मैं कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हूं, ठीक है, कोई अनरियलाइजिंग, एक्चुअल में बिका, इतना गेन बनता है। अब इस एंट्री में आके गौर करो, तो 337 प्लस 80 कैलकुलेट करके देखो, 417। ये कितने? 400। ये राउंडिंग का डिफरेंस है शायद, ठीक है, मतलब कहने का, ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट निकालो यार इसको, यहां कहीं पे राउंडिंग हुई है? 1 रुपए का फर्क नहीं आना चाहिए था। बहरहाल कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सुनो, अब ये राउंडिंग का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं किसी ने राउंड करके मुझे फिगर दिखाई है। अब सुनो, 47 कौन सा? ये कितना है? तो 47 बन गया। ठीक है, चले, समझ आ गई आपको। ठीक है, इनमें से किसी एक को मुझे सेम कर लेते, इसको 417 कर लेते हैं, उधर एंट्रीज बदलनी पड़ेंगी ऐसी। ठीक है, जरा राउंडिंग का डिफरेंस रिमूव किया। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक्चुअल में गेन 417 का इसके डेट ऑफ सेल पे बनता है। इस मॉडल में भी अल्टीमेटली 417 का गेन ही रिकॉर्ड हो रहा है। हुआ सिर्फ ये था कि जब रीवैल्यूएशन की थी हमने प्रीवियसली, तो कुछ गेन को अनरियलाइज कहते हुए रीवैल्यूएशन सरप्लस में रख लिया था। आज जब वो एक्चुअली बिका है, तो गेन इसलिए कम हो गया कि पहले एसेट बढ़ के कुछ गेन हमने कुछ अलग से रिकॉर्ड किया हुआ था। बहरहाल अगर अब इस दिन खड़े होकर आप इन दोनों गेन्स को ऐड करेंगे, तो ये दोनों गेन्स मिलकर उस एक्चुअल गेन के बराबर ही आएंगे। इसलिए किसी ने घर पे आज के बाद ये नहीं सोचना, मैं भी एक और सवाल में ये प्रूव करूंगा अगले में, उसके अंदर एक में लॉस होगा, एक में गेन होगा। आपने जो घर पे सवाल किया दूसरा, इससे अगला, ठीक है। आज के बाद आपने बच्चे में ये याद रखना है, सरप्लस का जितना बैलेंस पड़ा उसे उठा के कहां फेंक देना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। आपने उसकी अगली बात को सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वैसे तसल्ली के लिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपने ये नहीं कहना 2 बार गेन रिकॉर्ड हुआ। असल में ये एक ही गेन है, ये एक्चुअल गेन एक ही है, इतना ही है। हुआ क्या, हमने रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाने की वजह से इस एसेट को कुछ रीवैल्यू करके कुछ गेन अनरियलाइज में रखा हुआ था। आज जब वो बिका है, तो वो बचा हुआ गेन भी क्या कर लिया हमने? रियलाइज कर लिया। अल्टीमेटली पहुंचे उसी नतीजे के ऊपर। ठीक है जी, बोलोगे आप दोबारा? तुमने नो सर में तो बोला है। आगे बैठ जाओ, आइंदा नहीं डिस्टर्बेंस करनी क्रिएट। ओके, अब साथ हो जाओ।
आज सब आज सब अपनी सीटों में बैठो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 500 का एसेट यकम जनवरी 15 को खरीदा, लाइफ है इसकी 20 साल, और 30/9/16 को ये बिक गया यकम जनवरी 16 पे रीवैल्यू होने के बाद। तो कितनी कॉस्ट है जी? 500। लाइफ कितनी है जी? तो 50 डिवाइडेड बाय 20, 25 और 4 75। फिर ये एसेट यकम जनवरी को रीवैल्यू हुआ, एक लाइन खाली छोड़कर आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, वो कितनी है? तो रीवैल्यूएशन पे कितना सर आ गया? 125। डन जी। उसके बाद ये एसेट 30/9/16 को बिक रहा है, तो 30/9/16 तक इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं। अब 600 को डिवाइड करना, रीवैल्यूड अमाउंट है ना, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 16 पे, और यकम जनवरी 15 से 16 तक एक साल गुजर गया, ओरिजिनल 20 था, एक गया तो रिमेनिंग 19। लेकिन ये आएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, हमें तो चाहिए 9 महीनों की। हशर के साथ ही 125 के साथ नशर कर दो, डिवाइडेड बाय 19 इंटू, जी फरमाएं। अच्छा, पिछली क्लास में ना मुझे बच्चों ने ये, चलो शायद ये 25 बताया था, खैर चले छोड़े, बहरहाल अब क्या हो सकता है जी। ले जी, अब एसेट को बेचना है। वैसे तो चुप करके 576 माइनस 120 माइनस करके 0 कर सकते हैं, पर मैं एंट्रीज के बाद ही आऊंगा, जरा पहले भी अच्छी समझ आ गई, ठीक है ना जी बच्चों। यकम जनवरी 16 पे ये एसेट बिका है, नहीं रीवैल्यू हुआ है, तो यकम जनवरी 16 पर आपने एक छोटी सी वर्किंग सोचनी होती है, इससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ या नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो फिर यकम जनवरी 15 डेट ऑफ परचेज से यकम जनवरी 16 तक की डिडक्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, इसको ट्रांसफर कर दो। तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 25 से, ठीक है जी। दोबारा अब ना ऐसे करेंगे, दोबारा जाना पड़े आपको। उसके बाद एसेट, नहीं कोई और बच्चे कह रहा हूं भाई, आप क्यों परेशान हो गए। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 125। उसके बाद डेप्रिसिएशन और फिर ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 24, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 1 से है, 5 से, वही मैं कहूँ 1 से क्यों बोला भाई। अच्छा 5 से बोला आपने, अच्छा जी। उसके बाद एसेट को बेचना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, कैश डेबिट। अब बस याद हो गया, अब एसेट में से निकालेंगे इस एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, जो कि सवाल में गिवन है 600। याद होगी अब तो बातें हैं। एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन यानी 24। फिर कैश कितना आया जी? लेट मी देख, 450। 450 से कैश डेबिट, और डेबिट साइड पे लॉस आ गया, लॉस हमेशा नहीं, अब तो गेन भी आया करता है जी। 126, ठीक हो गया। अब सरप्लस के साथ क्या करोगे जो आज तक किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 120। अब एक अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने है, 126 का लॉस भी है इस एसेट पे, 120 का गेन भी नजर आ रहा है एकदम। तो कहानी क्या है? कहानी वही है जी, चेक कर लें जी। बुक वैल्यू बताएं, अगर हम अज्यूम करें कॉस्ट मॉडल यूज हुआ तो सिंपल नोट करने के लिए 2 मिनट दूंगा, टेंशन ना लो जी। 500 का एसेट था, 20 साल पे डेप्सिट किया तो 25, 475 बुक वैल्यू, फिर 30/9/15 तक 9 महीने डेप्सिट किया 19 रुपए से, तो 456। अब ये 456 क्या है जी? ये देखो ऊपर जैसे किया था, ये बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, ठीक है। तो 456 क्या है जी? बुक वैल्यू, और सेल प्रोसीड कितनी है जी? 450। अब बताओ जरा, हमारे हिसाब से एक चीज 456 की है, उसके बाजार से 450 मिले तो 6 रुपए का क्या आ गया? लॉस। अब ये 6 का लॉस है एक्चुअल जो आज आ रहा है, अगर आप गौर करें तो 126 का लॉस, 120 का गेन, नेट में 6 का गेन रिकॉर्ड है। तो जो भी रीवैल्यूएशन प्रीवियसली करके हमने एसेट को गेन या लॉस पे हम लेकर आए थे, जिस दिन एक्चुअली डिस्पोज होगा तो वो सारे फर्क खत्म हो जाएंगे, आरजी जो भी रखे हुए थे, और एक्चुअल फिगर पे हम पहुंच जाएंगे, एक्चुअल पिक्चर पे पहुंच जाएंगे। एक्चुअल पिक्चर हम एक्चुअल सिचुएशन पे पहुंच गए। 6 का लॉस ही एक तरह से रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। एक तरफ 120 का गेन, 126 का लॉस, तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स पे असर कितना पड़ा? 6 का। तो 6 रुपए का ही पड़ना था लॉस की वजह से, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट होनी चाहिए थी, तो ठीक है। लेकिन ये बात आपने पर्चे में कभी भी नहीं सोचनी, आज के बाद कभी नहीं सोचनी। आज के बाद बस इतनी सी बात, कभी ये दोनों क्रेडिट साइड पे आएंगे, डिस्पोजल की एंट्री में भी बैलेंसिंग फिगर गेन होगा, और ये ट्रांसफर सरप्लस पड़ा होगा तो लॉस पड़ा, फिर तो कुछ नहीं ना, लॉस पड़ा तो डेप्शन की भी एक एंट्री होती है,
लॉस का बैलेंस पड़ा हो तो डेप्शन की भी एक एंट्री होती है, डिस्पोजल की भी एक। सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो तो डेप्शन के वक्त भी 2 एंट्रीज होती है, डिस्पोजल के वक्त भी 2। ठीक है, अगर ये सिचुएशन होगी तो कभी ऐसा होगा कि डिस्पोजल की एंट्री में गेन आएगा और ये भी गेन, कभी ऐसा भी हो जाया करेगा कि डिस्पोजल की एंट्री में लॉस आएगा और इधर गेन। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये क्या हो रहा है, मैंने प्रूव कर दिया, अल्टीमेटली हम पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना है। तो ये सोचने बैठोगे बच्चे के अंदर तो फिर परेशान हो गए, कोई जरूरत नहीं सोचने की। डिस्पोजल की एंट्री करो, अगर तो सरप्लस का बैलेंस पड़ा है चुप करके उसे ट्रांसफर कर दो रिटेन्ड अर्निंग्स में, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एनीबॉडी वांट्स टू नोट, कैन नोट। कौन सी? ओ यार इसको जीरो करा दो। ये 576 कैसे बनाया जी? 600 और 24, इनको नेट करो तो 500। ठीक है जी, गया डिस्पोज हो गया और 120 भी ट्रांसफर कर दिया हमने। कौन सी वर्किंग भाई? सर जमीन 11 रन रह गए 12 बॉलों पे। या ये जो मोहम्मद नवाज खेल रहा है ना इस वक्त, कमाल। अच्छा बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा प्लीज। फिर वही बात, मेरे बोलने के बाद मत बोला करो यार प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में यार। जी बेटा बोलो। रीवैल्यूएशन डिस्पोज, अगर एसेट डिस्पोज है तो उससे रिलेटेड जितना सरप्लस बड़ा होता है वो भी रिटेन्ड अर्निंग फेंक देंगे। नेट करने की बात तो मैंने नहीं की। क्या आपको कंफ्यूजन आ गई? कहां हमने कुछ नेट किया सरप्लस को? नहीं, ये मैं सिर्फ प्रूव कर रहा था आपको। आपने ये तो सोचने, ये तो कह रहा हूं आपको कि ये वाली बात, अस्तगफिरुल्लाह, ये सामने है। आपके लिए जिंदगी में बस इतनी सी कहानी है, मैं इस तरफ खड़ा होकर बताता हूं। आप लोगों के लिए जिंदगी में बस इतनी सी कहानी है, अगली कहानी है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, ये समझ आता है ना? बट दैट्स इट। अगर डिस्पोजल किया आपने एसेट का और उस एसेट से रिलेटेड कोई रियल सरप्लस पड़ा है, उसको ट्रांसफर कर दो रिटेन्ड अर्निंग में। फिर ये मत सोचो कि दोनों क्रेडिट साइड पे आ रही हैं फिगर्स, या एक डेबिट एक क्रेडिट पे आ रही है, ये नहीं सोचना। नहीं भाई नहीं, आप परेशान हो रहे हैं। नुक्कर एक मिनट यार, एक मिनट खींचो। आराम से पिक्चर्स खींचे। आज नोट नहीं करता। अच्छा कर रहे हैं। रिफ्रेश। कुछ भी नहीं। वैसे पाकिस्तानी टीम है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ होना चाहिए। 2 को आउट होके एक बॉल पे 4 को रन रहते हो, फिर चौका है, मजा तो तभी आता है ना। चलें जी, कल का काम शुरू करते हैं। अभी परसों वाला काम किया हमने। असल में कल हम बहुत बहक गए थे, पता नहीं कहां चले गए थे। आपने पास पेपर्स के दोनों सवाल अटेम्प्ट किए? आज तो टाइम नहीं मिला डिस्कस करने का, उनको डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो बुक भी होपफुली आज मैंने फाइनल कर दी है, वो जब अवेलेबल हो जाएगी तो उसके अंदर ये सॉल्यूशंस मौजूद हैं पास पेपर के, तो वो सामने आ जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, या देख लूंगा मैं आहिस्ता किसी वक्त में। आज मेरा जहाज है के आखिर में 5-1 मिनट बच गए तो कर लूंगा डिस्कस। आपकी क्लास में बच भी गए तो नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हुआ। सर हम सुतेले हैं? नहीं, दोनों एक जैसे हैं। वो बड़े हैं ना, जैसे बड़े भाई हैं, बड़े भाई। अच्छा जी, उमर लिमिटेड यूजेस revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment, and has policy of revaluing its net assets, its assets on annual basis using net replacement value method। भाई अब आप अब आ रहे हैं, और फिर भाई बात सुने, आप अब अच्छा आपकी क्लास नहीं थी, जैसे आपने मुझे डरा ही दिया। मैं क्या खुदा ना खास्ता कहीं आपकी ये क्लास थी और आप अब आए। खैर वैसे अब भी आ जाते तो ठीक ही था, आपस की बात है जी। उमर लिमिटेड नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यूज करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू, फिर कौन बोल रहा है? Following information pertains to US buildings. 10 buildings were acquired in same vicinity on 1 January 15 at a cost of 500 million. Full stop। अगर सवाल में और कोई इंफॉर्मेशन ना दे कि हर बिल्डिंग की कॉस्ट अलग अलग कितनी है, ये सबकी कॉस्ट 500 गिवन है ना। अगर सवाल में कोई और इंफॉर्मेशन ना दे कि अलग अलग किस बिल्डिंग की कितनी कॉस्ट है, तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर ये 500 मिलियन 10 बिल्डिंग्स की कॉस्ट है तो एक की 500 बटा 10 50 मिलियन होगी।
या तो सवाल में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे देगा बिल्डिंग्स की, या अलग अलग नहीं देगा तो हम फिर सेम विसिनिटी में हम कहेंगे एक ही दिन खरीदी, एक ही जगह पे खरीदी, तो फिर सवाल खामोश है तो फिर ये अज्यूम करेंगे कि अगर 510 की कॉस्ट है तो एक की कॉस्ट कितनी होगी 50। और मजे की बात है सवाल चुपी है, उसने कहीं पे नहीं बताया कुछ, तो इसलिए हम यही अज्यूम करेंगे जो पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, टेस्ट के अंदर तो खैर है नहीं, अगले टेस्ट में कोई सवाल ऐसा आ सकता है जिसके अंदर सवाल बता दे जाने वाले एसेट की कॉस्ट इतनी थी, बुक वैल्यू इतनी थी, रियल अमाउंट कितनी थी, वो अलग भी बताया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात ना बताए तो फिर असम्पशन क्या लेनी है, अगर 510 की कॉस्ट है तो फिर एक की कॉस्ट निकालने के लिए 500/10 करोगे, ठीक है। यहाँ पानी की बोतल पड़ी होगी यार। और कैसे हैं आप लोग? नहीं अभी नहीं। अच्छा AL अच्छा यूजफुल लाइफ कितनी है? द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 10 years. AL depreciate building on straight line basis over its useful life. Results of revaluation carried out during the last 3 years by expert valuation and independent firm valuer are as follows. यकम यूनी 16, 800, 18, 17, 300 और 18 के पहले दिन 600। तो 3 रिवैल्यूएशन है, ठीक है जी, और तीनों साल के पहले दिन है। कोई बात नहीं, पहले दिन और आखिरी दिन से तो हम अब वैसे ही हमें कुछ सरोकार नहीं है, हमें ये प्रूव हो चुका है कि रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन है, डिग्री तो डिग्री है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी हो जाए, हमारे तो असूल वही है, वर्किंग में जो काम करना है वही करते हैं, एंट्री में जो काम करना है वही कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, मसला सिर्फ ये है इस सवाल के अंदर कि ऑन 31 मार्च 18 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर 80 million ईच, ठीक है ना। खरीदी कितनी थी 10, बेच कितनी थी 4, रिमेनिंग कितनी है। असल में ना यहाँ ये मामलात नहीं हुआ करते थे, एक ही एसेट होता था वही बिक जाता था, अल्लाह ते खैर सल्ला। यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, जो 10 में से 4 बिकी हैं उनकी डेफिनेट डिस्पोजल के दिन तक रोकनी पड़ेगी, और जो 6 बच गई हैं उनको सारी जिंदगी डेफिसिट करना पड़ेगा। और वर्किंग्स भी इस तरह से जीरो, वर्किंग में भी जीरो नहीं आएगा क्योंकि एसेट तो रिमेनिंग होंगे, ठीक है। अब यकम जनवरी 18 तक तो इस एसेट के ऊपर कोई, इस सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं है, ये हमने मल्टीपल टाइम सवाल किए हुए हैं, और ना ही मैं 17 के एंड तक की एंट्रीज करूंगा। लेकिन चूंकि हर साल रीवैल्यूएशन हो रही है तो वर्किंग करना लाजमी है, तो मैं 1 साल की वर्किंग करूंगा, उसकी एंट्रीज जबानी बोलूंगा, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, और फिर 18 के साल की वर्किंग भी करेंगे, उसकी एंट्रीज भी कर लेंगे, ठीक है, जो जरूरी है। लेकिन सवाल का अगर नोट, अगर आप ये देखें रिक्वायरमेंट देखें तो उसमें रिक्वायर्ड क्या है, नोट ऑन पीपीई। तो ये आपने परेशानी होना, ये हमने बनाना नहीं सीखा, ये होपफुली 1-2 दिन के अंदर हम इसको बनाना सीख लेंगे, फिर इसी सवाल के ऊपर आके आप नोट बना लेंगे, होमवर्क में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिलहाल मेरे सवाल की ये जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट है अलग सलग, अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 15, 16, 17 और 18, ठीक है। कि आप घर पे पूरी करेंगे ना एंट्रीज, ठीक है। चलें जी शुरू करते हैं। ये सवाल भी कर रहे हो भाई तुम? अच्छा, फिर तो तुम्हें नोट करना पड़ेगा, अब मैं नोट करने का टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैच तो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ओके। यकम जनवरी 2015 पे 500 का एसेट खरीदा, वर्किंग वन, यकम जनवरी 15, कॉस्ट कितनी है जी 500, लाइफ क्या बताई गई है 10 साल। 31 दिसंबर 15 पे डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 500/10 50 और 450 आ गई बुक वैल्यू 31 दिसंबर 15 की। एंट्री नंबर 1 डेप्रीसिएशन एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से। एंट्री नंबर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 से, ठीक है। आप जगह छोड़ सकते हैं ना, 4 लाइनें छोड़कर ऐसे फिर लाइन लगा लें, फिर लाइनें छोड़ते जाएं, घर पे एंट्रीज कर लीजिएगा। जब मैं एंट्री बोलूं 2 लाइन छोड़ दें आप, दो लाइनें छोड़नी है एंट्री के लिए, 2 छोड़ दें, को 3 वाली आ जाए 3 छोड़ दें, ना करें ना अभी एंट्री, जबानी करते हैं, घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक। सर और कितनी प्रैक्टिस करें, अब हमें आता है, ये माफ कर दें, ये कहते हैं आप लोग घर पे। अच्छा नेक्स्ट जी, यकम जनवरी 2016 पे एसेट रीवैल्यू हुआ, ठीक है जी 800 पर। वर्किंग में क्या करते थे, एक लाइन खाली छोड़ते थे, और तो यकम जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली 800। तो 350 का सरप्लस आ गया। उसके बाद ईयर एंड पे इसे डेप्रीशिएट करेंगे। डेप्रीसिएशन करने के लिए
रीवैल्यूड अमाउंट 800 और रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर निकालें तो एक साल गुजर गया, 10 में से एक गया तो बाकी 9। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016 पे कैलकुलेट करेंगे। 800 डिवाइडेड बाय 9 और 350 का सरप्लस है, इसके साथ नशर कर दो। 350 डिवाइडेड बाय 9, 89 और 39। ले जी, 16 का साल कंप्लीट हुआ। 16 के साल की जनरल एंट्रीज करते हैं। जबानी करूंगा दायरे में। पहली एंट्री है ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री नजर वर्किंग में नहीं आती, ठीक है। रीवर्स की पहली एंट्री वर्किंग में नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन हम रीवर्स के दिन खड़े होकर ये देखते हैं एसेट कभी रिवैल्यू तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इस एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इस एसेट की डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन, सॉरी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ रीवैल्यूएशन तक की डेप्शन इकट्ठी पड़ी हुई पड़ी होगी, और वो कितनी है 50। तो 50 रुपए की एंट्री करोगे। एक्यूमुलेट एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट वर्किंग में नजर नहीं आएगा। दूसरी एंट्री होगी ये एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआर सरप्लस क्रेडिट। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 89 से, और चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 39 से। बुक वैल्यू की क्या एंट्री होगी? हाँ, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालते हैं, कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। 17 का साल आया और एसेट फिर रिवैल्यू हो रहा है, और रिवैल्यू होकर कितने पे चला गया? 300 पे। तो यकम जनवरी 17 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे जी। कितनी है? 300। साके मिटाने का क्या फायदा, छोड़ने का सारा ही मिटा देते, फिर गिला कर रहा हूं जी। कितना? 300 और 411 का लॉस आ गया। अब ये लॉस पहले सरप्लस को खा गया और बाकी 100 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी। अब ईयर एंड पे रिवैल्यू करने के लिए, अच्छा रिवैल्यूएशन लॉस को लिखना। ईयर एंड पे रिवैल्यू करना है तो रिवैल्यूड अमाउंट 300 है, बोलो। और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर, तो यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 17 तक 2 साल गुजर गए, 10 में से दो गए, रिमेनिंग 8। ठीक है। अच्छा, तो 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन के लिए 300 डिवाइडेड बाय 8 और 100 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा जी, अच्छा 38 डेप्रिसिएशन और प्लस 30, 262 आ गया और 87 नेगेटिव आ गया। एंट्रीज, पहली एंट्री साल के पहले दिन चूंकि डेप्शन हो रही है, रिवेंशन हो रही है, सबसे पहली एंट्री ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ खड़े हैं, इस दिन एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन की। नजर उठाकर देखा तो ये एसेट यकम जनवरी 16 पे रिवैल्यू हुआ है, तो इस दिन तक की डेप्शन तो एलिमिनेट होकर जीरो हो चुकी है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर इन दोनों डेट्स के दरमियान जितनी डेप्शन पड़ी है वो एक्यूमुलेटेड है, और वो सिर्फ एक ही डेप्शन है 89 की। तो पहली एंट्री पड़ेगी एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 89 से। इनफैक्ट बिल्डिंग बोलना है हमने, चलो बहरहाल लिखते हुए बिल्डिंग लिख लेंगे, बोलते हुए तो काम चलता है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 89 से, और फिर ये एंट्री नजर आएगी। इस एंट्री के अंदर ये दूसरी एंट्री है इस साल की, एसेट क्रेडिट हो रहा है 411 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है 311 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 100 से। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 311, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 100 और एसेट क्रेडिट 411 जब घर पे लिखोगे तो। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 38 से, और इस 13 की एंट्री नहीं करते होते, करते ही तो नंबर क्यों लगाया हूं, ये एंट्री नहीं। डन, चलें आगे। अब हमारा अपना साल आ गया जिसकी एंट्रीज हम लिखेंगे, वर्किंग्स करेंगे तफसीलो तफसीली। यकम जनवरी 18 पे एसेट रीवैल्यू होकर 600 पे चला गया, तो एक लाइन खाली छोड़े। डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं भाई इसलिए ताकि अलग अलग आपको सारे साल्स नजर आते रहे। यकम जनवरी 18 पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। कितनी है? 6 जाग।
अच्छा 600 जी, 338 का माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, ये सरप्लस जो आया इसने पहले जाके इस 87 के लॉस को रिवर्स करके जीरो कर दिया और 251 का सरप्लस ये रियल सरप्लस अकाउंट में चला। ठीक है जी, एसेट हो गया रीवैल्यू, एसेट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई 10 की 10 रीवैल्यू, 10 की 10 बिल्डिंग्स रीवैल्यू होगी। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ते हैं, इससे पहले देखो इस लाइन की जरूरत ही कोई नहीं। ठीक है, अब ये नया काम आ जा रहा है क्या, 31 मार्च 18 पे 10 में से 4 बिल्डिंग्स बिक गई, 10 में से 4 बिल्डिंग्स बिक गई। अब किस दिन बिक रही हैं, 31 मार्च 18 पे, यानी इनकी डेप्रिसिएशन जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने की लेनी है और फिर इनको क्या करना है, डिस्पोज। लेकिन जो बाकी 6 बचनी है उनकी डेप्शन पूरे 12 महीने की लेनी है और वो डिस्पोज नहीं होनी, वो रहनी है। क्यों बेटा मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि 4 बिल्डिंग को 3 महीने डेप्सिट करेंगे, 4 को मैंने कहा ठीक है, बाकी रिमेनिंग 6 को पहले 3 में डेप्सिट नहीं करेंगे, ऐसा होता है? वो तो पूरा साल इस्तेमाल हुई है। या तो आप यूं कहते, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं वैसे, छोड़े, सादा बात है, 10 की 10 बिल्डिंग्स हमारी साल में स्टार्ट में थी, जिनमें से 4 3 महीने इस्तेमाल हुई, 3 महीने डेप्सिट करोगे, बाकी 6 पूरा साल इस्तेमाल, तो पूरा साल डेप्सिट करोगे ना। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर देखें 31 मार्च 18 पर, इधर देखें रीवैल्यू हो गया, एक ही था ना, एक रीवैल्यू हो गया, जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतना डेप्सिट किया और जो बुक वैल्यू आई इसे फुड़का दिया, बाहर फेंक दिया, नील कर दिया। फिलहाल डेप्रिशिएट तो कर लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बिल्डिंग्स बिकने वाली हैं इनको 31 मार्च तक 3 महीने हमने क्या करना है, डेप्रिशिएट। ठीक है, तो फिर यहां पे मैं लूंगा डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स जो बिक गई हैं फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों की इनकी डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो बिल्डिंग्स हैं इधर देखना जरा, इनकी डेप्रिसिएशन यहां से माइनस करेंगे, बोलो, फिर इन बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू भी यहां से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी, बुक वैल्यू ऑफ 4 बिल्डिंग्स। क्यों, क्योंकि अब यहां पे ऐसे काम नहीं चलना कि बस छोड़ दो गुजारा हो गया एंट्रीज हो जाएंगी, नहीं, यहां ये 10 बिल्डिंग्स की वर्किंग है, इनमें से 4 ने निकल जाना है सारा बोरिया बिस्तरा लेकर, बाकियों ने जीरो नहीं होना, कुछ बिल्डिंग में रह भी जाना है। यहां पे देखो, यहां पे क्या होता था, यहां पे समझो ये 4 बिल्डिंग्स है, समझो ये 4 बिल्डिंग्स है, 4 थी 4 ही बिक गई, 4 थी 4 ही बिक गई, तो क्या बच गया, जीरो। हमने क्या किया, इन 4 बिल्डिंग को जितना अरसा इस्तेमाल हुई उतना अरसा डेप्रिसिएट किया। अच्छा इधर देखो एक बात है, वैसे ही जरा ध्यान से सारे इधर देखना, अगर मैं, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इस स्टेप को बीच में से गायब कर दूं तो कोई असर पड़ रहा है सवाल में? ये बुक वैल्यू एक पिछले स्टेप पे निकाली थी ना, ठीक है ना, करें ये स्टेप, क्यों निकाल रहे हैं, बुक वैल्यू वैसे सिखाते हुए निकाल ली थी, वरना क्या जरूरत है। और बात समझे हो, 1000 रुपए का एसेट था, असल में ना एंट्रीज अलग अलग करनी होती हैं, आप यूं नहीं कर सकते क्या, जा तो 1000 ही रहा है माइनस होकर, पर 30 रुपए ने डेप्शन के नाम से एक्सपेंस बुक होना है, पहले अकाउंटिंग है ना भाई, ठीक है, उसके बाद फिर उससे डिस्पोज होना है, तो फिर 30 डेप्शन हुआ, बाकी बच गया 970 डिस्पोज, बाकी क्या बच गया, जीरो। तो ये काम यहां पे भी करना पड़ेगा हमें, हमने क्या करना है, जाने वाली बिल्डिंग्स को जितना अरसा रही उतना डेप्रिशिएट करना है और फिर उनकी बुक वैल्यू को भी यहां से माइनस कर देना, अल्टीमेटली वो बिल्डिंग जो टोटल है वो यहां से निकल जाएंगी, क्लोजिंग में नहीं पड़ी होंगी, क्लोजिंग में नहीं पड़ी होंगी। अब ये काम हमें करने के लिए आज वर्किंग 2 करना पड़ेगी और ये दोनों फिगर्स हमें उस वर्किंग 2 से मिल जाएंगे। ठीक है, इस सवाल के करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, हर उस्ताद अपने हिसाब से करवाते हैं। ठीक है, मुझे ये तरीका कुछ 2 अटेम्प्ट्स पहले लगा के ज्यादा बेहतर है, वरना पहले मैं भी डायरेक्ट करवा दिया करता था, तो इससे बच्चों को आसानी से समझ आती है और मुश्किल सवालों में भी हेल्प मिलती है। तो मेरा मशवरा तो यही है कि इसी तरीके से कर लीजिएगा जैसे करवाने लगा हूं। बाकी मैं बात कर रहा हूं कि सवाल करने के कई से तरीके हुआ ही करते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपने समझना कि ये की तरीका है ताकि उसको आज प्रैक्टिस कर सकें आप अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग निकालनी है हमने और डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू निकालनी है। जरा इधर देखना, जरा ये सिर्फ डिस्पोजल की वर्किंग है, क्या मतलब, जो एसेट था वो पूरा बिक गया ना, तो ये सिर्फ डिस्पोजल वाले एसेट की वर्किंग है, बोलो। अगर इसको देखें तो ये सिर्फ डिस्पोजल वाले एसेट्स की वर्किंग नहीं है, इसमें से कुछ एसेट्स
रहेंगे, कुछ जाएंगे। हमें इस वक्त हम इंटरेस्टेड हैं कि हमारे सिर्फ जाने वाले एसेट्स की ये फिगर हमें मिल जाए। तो देखो इस तरह की वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ डिस्पोजल को मैं क्या करने लगा हूं, अलग। अब करेंगे क्या, तो देखिए हम डेप्शन और बुक वैल्यू डिस्पोजल निकालने के लिए एक दोबारा से इस वर्किंग को ओपन किया मैंने, वही सेम चीजें लिख ली मैंने, क्या, डेट, डिस्क्रिप्शन, लेकिन इधर देखो 4 बिल्डिंग्स सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 4 बिल्डिंग्स के लिए मैंने इस वर्किंग को अलग कर लिया। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ परचेज ना रखना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख लेना जो लेटेस्ट रिवैल्यूएशन हो, लास्ट। ठीक है, तो इसको कहां से स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट दिस वर्किंग फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन। और डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन हमारे सवाल के अंदर कितनी है जी इस वक्त, यकम जनवरी 18। तो ये यकम जनवरी 18 से स्टार्ट कर लो। डायरेक्ट हो सकता है पर मेरा अभी डायरेक्ट ना करो, ये तो मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी ये वर्किंग आपको ले जाएगी। जाहिर है वो मुश्किल सवाल जबानी बताऊंगा और टेस्ट में लूंगा फिर अगली बार, ठीक है ना। फिर मुश्किल ऐसा भी हो सकता है जो आईके आपने नहीं किया पर हम करके देखेंगे, अगर कर दे तो ठीक है ना, सही है ना। तो हर तरह के सवालों में फिर ये काम दे जाएगी, और 1-2 बार करने से टाइम नहीं जाया होता, इसमें बड़ी आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, आप स्पीड से ये काम कर लिया करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने 4 एसेट्स को अलग कर लिया और उसकी वर्किंग हमने करनी है डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से। अब सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। अनलकीली बहुत टाइम बच गया था पिछली क्लास में, तो बड़े आसान बड़े तफसील से मैंने सवाल समझा दिया। दिल नहीं था, दिल यही था कि थोड़ा परेशान कर। असल में ना आपको परेशान करके जब भेजा जाता है ना, तो उसका ये असर होता है आप पे कि आप घर जाते ही कहते हैं FR 1 नहीं आती हमें, खोलो किताबें, टेंशन होगी यार, पढ़ो पढ़ो। जब पढ़ते हैं फिर कुछ ना कुछ समझ आ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आज अनलकीली ऐसा नहीं है, आज अनलकीली आपको जरा टाइम काफी खुला डुला मिल गया था, तो मैंने समझा दिया था बच्चों को, ठीक है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, किस्मत की बात है। क्या कर रहे हैं जी, हम डिस्पोज होने वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू निकालना चाह रहे थे। तो मैंने कहा डायरेक्ट की बजाय बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, एंट्रीज में भी, फिगर्स निकालने में भी जल्दी से काम कर लिया करोगे, एरर फ्री। क्या कर लो, डिस्पोज होने वाले एसेट्स को अलग ले आओ और इनकी वर्किंग को स्टार्ट करो डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से। डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन क्या है जी, यकम जनवरी 18। ये स्टार्ट कर दिया हमने इसको यकम जनवरी 18 से, डन। अच्छा, अब इस दिन एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो एसेट्स की रीवैल्यूड अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास। अब रीवैल्यूड अमाउंट यकम जनवरी 18 पे कितनी है, 600। इधर देख लो, सवाल में देख लो, ये 600 यकम जनवरी 18। सुन लो, जवाब मत दो मुझे। यकम जनवरी 18 पे सारी बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू कितनी है, 600। जब खरीदा था मैंने कहा सवाल खामोश हो, तो अज्यूम करना एक 500, अगर 10 की कॉस्ट है तो 500 बटा 10, एक की कॉस्ट कितनी, 50। फिर अगर ये असम्पशन चल रही है तो यकम जनवरी 16 पे अगर 800 रीवैल्यूड अमाउंट है, तो फिर एक की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी, 800 बटा 10, 80। 300 अगर सबकी रीवैल्यूड अमाउंट है तो फिर 300 बटा 10, 30, एक की। अगर 600 सबकी रीवैल्यूड अमाउंट है तो 600 बटा 10, 60, एक की। अगर एक की 60 है तो 4 की 240 बनेगी, ठीक है। लेकिन इसको छोटी सी कैलकुलेशन से कर लिया करेंगे, हर बार ऐसा सोचा जाता है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस लेटेस्ट रिवैल्यूएशन के दिन से शुरू करना है ना इसको, तो 600 को लेकर आएंगे। लेकिन ये 600 तो 10 की 10 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है। ये मार्कर नहीं, एक मिनट रखो, इनमें से कुछ चेक करता हूं जी। 600 10 की 10 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो एक बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी। हम इंटरेस्टेड हैं 4 में, तो 240 ये 4 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई यकम जनवरी 18, डन जी। अच्छा, अब ये रीवैल्यूड अमाउंट जैसे निकाली है वैसे ही सरप्लस भी निकालो। क्यों, ये 600 सब की रीवैल्यूड अमाउंट थी, 4 की 240, ये 251 सबका रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो 4 का बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, सिंपल। 251 ये सारी बिल्डिंग्स का रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो डिवाइड बाय 10 करो, एक का सरप्लस आ जाएगा, इंटू 4 करो तो 4 का सरप्लस आ जाएगा, और वो कितना है जी, 100। किसी को ये समझ नहीं आया तो पूछ लो। ये 10 है, ये 4 अलग कर ली, लेकिन शुरू किया इस दिन से बनाना, यकम जनवरी 18 से, ठीक है। तो थोड़ी पता लग जाएगा, इससे पहले की जरूरत नहीं, टाइम जाया होना था वैसे, करवा दें जी। अच्छा जी, ठीक है। ये क्यों किया ये तो बाद में लगेगा ना, ये क्या किया ये समझ आ गया। इससे पहले वाला टाइम जाया करने वाली बात है, इसलिए जरा यहां से शुरू करें। इससे ऊपर की जरूरत नहीं है हमें, डेप्शन वगैरह सारा कुछ ट्रांसफर होकर नील हो चुका होता है। हम डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, तो डेप्शन निकालनी है, जो भी निकालना है उस दिन से आगे अब होगा। लास्ट रिवैल्यूएशन से पहले वाली कहानी तो वैसे ही खत्म हो जाया करती है, ठीक है ना, बाहर पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब जी इस एसेट को, इन बिल्डिंग्स को कितना सा डेप्सिट करना है। अब रिलैक्स है हम, यहां पे हम सुकून से, ये सवाल हमने ऐसा बना लिया, तेजी चेक करो, ये सवाल ऐसा बना लिया, ठीक है। ये समझो 4 बिल्डिंग्स थी, चारों बिक गई, अलग की हुई है, ठीक है ना, ओके जी। तो 31 दिसंबर 2018 पे हमने इनको डेप्रिशिएट करना है। अब डेप्रिसिएशन के लिए ये 240,
कि रीवैल्यूड अमाउंट यूज करेंगे और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 18। इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, एक ही बात है, रिमेनिंग लाइफ तो सेम ही आनी है ना, एक ही डेट है ना। तो यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था, तो यकम जनवरी 16, 17, 18 कितने साल गुजर गए? 3। 10 में से 3 गए तो रिमेनिंग 7 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन मेरे दोस्तों ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। वे एसी को देखने वालों थोड़ी देर बाद तुमने कहना ये कहां से आया, ठीक है ना। इधर देखो, छोड़ो। अच्छा जी, तो एक बंदा कर रहा है, सही करने दो उसको, बाकी सारे देख रहे हैं। 16 पे, 15 पे चले गए, 40 पे चला गया, 50। इधर से गाड़ी निकल जाएगी कितनी देर में जी। 240/7 समझ में आता है? लेकिन ये है पूरे साल की डेप्रीसिएशन। हमें चाहिए सिर्फ 3 माह की डेप्रीसिएशन, तो इंटू 3/12। आंसर बताएं, लेकिन नशर साथ ही कर दें 100। अब इधर सोचने की जरूरत ही नहीं। डिवाइड बाय 7 इंटू 3/12। बड़ा सुकून है जिंदगी में, बस दे के रहना। 4। ओके, बुक वैल्यू, ये दोनों फिगर्स ही हमें चाहिए थी। इधर देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मंथ्स चाहिए थी और ट्रांसफर चाहिए थी। जैसे इधर देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ 5 मंथ्स निकाली, रिलेटेड ट्रांसफर निकाली, ये फिगर चाहिए थी, निकल आई ये फिगर 9 और 4। नेक्स्ट, ये ऐसे जो बिक गया है, इसकी बुक वैल्यू माइनस बीच में देखो उड़ा दिया, ठीक है ना। माइनस करके 0 करना था, ये बुक वैल्यू भी चाहिए थी। वर्किंग को सिर्फ पूरा किया, एक स्टेप आगे आए हैं, ये बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू किस दिन की है जी? 31 दिसंबर 2018। ओ सॉरी, अच्छा, एक मिनट, 31 मार्च जी। क्या कह रहे हैं आप? गलती हुई है? नहीं, सॉरी जी, 31 मार्च जी, गलती हो गई थी। अच्छा ले जी, 9 पंजाबी वाली नहीं, और 4। उसके बाद कोई और एसिड्स हैं? ये वाला एसिड देखो जी। नहीं, मैं एसिड की बात करूं, मार्कर्स की जी। 9 और 4 माइनस हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, हमें बुक वैल्यू चाहिए थी 231 और 96। भाई देखो, ये 240 ही माइनस हुआ है, ये पूरा 100 ही माइनस हुआ है, लेकिन ऐसे ही करना पड़ता था। इधर देखो, ये भी पूरा 1000 ही माइनस कर देते थे, पर मसला ये सारे 1000 को डिस्पोजल में नहीं फेंक देना। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग करनी है, ट्रांसफर की अलग करनी है, प्रेजेंटेशन होती है अकाउंटिंग के अंदर, अलग से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया जाता है, फिर डिस्पोज किया जाता है एसेट। तो इसलिए इनको अलग ही करना है, इनको अलग ही एंट्रीज भी अलग ही करेंगे। यहां तक को मसला। अच्छा, अब रह क्या गया? कोई रह तो नहीं गया? 6 बिल्डिंग रह गई हैं, उनकी डेप्रिसिएशन रह गई है 3 महीनों की, 9 महीनों की, पूरे 12 महीनों की। तो 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर था जी, अब 31 दिसंबर है भाई, 31 दिसंबर, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग, चलो 6 लिख लो जो रह गई है, फॉर। अब इतनी जगह नहीं है, वरना ये डायरेक्ट यहां पे हो सकता था, पर यहां जगह नहीं बची, तो यहां वर्किंग फ्री कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन ऑफ 6 बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स, बिल्कुल वही काम जो वहां करना था। ब्रैकेट में जरा बाहर निकाल कर रहा हूं, थोड़ा आराम सुकून से हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 600। बिकने वाली बिल्डिंग की कितनी थी? 240। तो बाकी कितनी बचती हैं? 360। जाहिर सी बात है, अगर एक की 60 है रियल अमाउंट, तो 6 की कितनी होगी? 360 ही होगी। लेकिन हम ऐसे जबानी नहीं करेंगे, हम तरतीब, फिगर जरूरी नहीं है इतनी सीधी सीधी पर्चे में, तो इसलिए हम दोबारा से जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सारी बिल्डिंग की रियल अमाउंट कितनी है जी? 600। पर बिल्डिंग चाहिए तो डिवाइड बाय 10 कर दो। अब यहां पे हमें कितनी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकालनी है? 6 की। तो रिवेल्ड अमाउंट भी कितनी चाहिए? 6 की। तो इंटू 6 कर दोगे, आंसर क्या आया? 360। इधर देखो, ये 360 है रीवैल्यूड अमाउंट 6 बिल्डिंग्स की। डेप्रिशिएट करना है इसको रिमेनिंग लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ पहले निकाल चुके हैं, ये कंपनी 18 पे खड़े होके 7 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 7 इंटू 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 पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है इनकी, ठीक है। कितनी आ गई? 51 जी। बोले कोई मसला इसमें? ये 7 नहीं, चलो इतनी को जेन्युइन बात है इसकी, बाकी नहीं, बाकी वो काम इसको मैंने मना कर दिया। सर जरा दोबारा बताएं, ठीक है, इंशाल्लाह ही विल इंप्रूव। सुनो, तुम्हें कुछ और सुनाई दे रहा है बेटा। किसी ने भूखे से पूछा 2 और 2 कितना, उसने कहा 4 रोटियां। सुने बेटा, 360 रीवैल्यूड अमाउंट है, इसको डेफिसिट करना है रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ निकाला करते हैं डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे खड़े होकर। डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इन 4 बिल्डिंग्स की भी लास्ट यकम जनवरी 18 है, इन 6 की भी वही यकम जनवरी 18 है, ठीक है ना। तो जो लाइफ निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, ये सब बिल्डिंग्स की लाइफ निकाली थी हमने यहां खड़े होकर यकम जनवरी 18 पर, यहां पर खड़े होकर ये जो लाइफ निकाली है, ये सारी 10 की 10 बिल्डिंग्स की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7। तो चाहे 4 बिल्डिंग्स की डेप्थ निकालो, उसके लिए यूज करना हो तो 7 ही यूज करोगे, चाहे बाकी 6 की निकालनी रहें तो उसके लिए भी क्या यूज करोगे? 7।
फर्क ये है कि ये चार बिल्डिंग की डेप्शन को 7 से डिवाइड करके 3/12 करना है, क्योंकि ये 3 महीने इस्तेमाल हुई, और ये 3/12 नहीं करना क्योंकि ये सारा साल इस्तेमाल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नशर उसी तरह से कर लो। वैसे तो नजर आ रहा है 251 अगर सबका है और 100 4 का है तो बाकी 151 रिमेनिंग 6 का होगा, लेकिन अपनी तरतीब जरा रिवाइज करने हैं। 251 10 बिल्डिंग्स की का सरप्लस है, 6 बिल्डिंग्स का सरप्लस हो गया, इसके साथ नशर करना है, ये पड़ा नशर, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 22। तो 51 और 22 कैसे निकला, किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता दें, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। 51 22, ये लाइनें मेरी लगी हुई नहीं थी, लगा भी होगा साकिब ना जी। कोई मसला है तो बता दें। 51 22 हाइब्रिड में किसी को ये दोनों फिगर समझ आ रही हैं जी आप सब बच्चों को? चलो, तो ये डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर की फिगर्स आ गई। बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू किन बिल्डिंग्स की होगी बताओ? हाँ, ये बाकी 6 बिल्डिंग्स की होगी जो डिस्पोज नहीं हुई, पड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो 31 दिसंबर 18 पे इनकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? वैसे दिल कर रहा, जरा चेक तो करें। अगर 336 इनकी रीवैल्यूड अमाउंट थी, बोलो 336 नहीं सॉरी 360 अगर इनकी रीवैल्यू अमाउंट थी और 51 रुपए ये इस साल डेप्रिशिएट हुई हैं, तो साल के एंड पे 309 ही बुक वैल्यू होनी चाहिए थी ना। वो 6 ही बची पड़ी हैं क्योंकि बाकी 4 तो रही ही नहीं। ठीक है ना? ऐसे जरा मैंने कहा चेक कर ली। चले जी, एंट्रीज शुरू करते हैं। क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। सिर्फ ये एंट्रीज मैं आपके सामने कर रहा हूं, बाकी आपने घर पे कर लेनी है सारी, तो मैंने बोल दी है सारी एंट्रीज। लीकेज जगा ली, लीकेज जगा ले, ऐसी कोई बात कभी सुनी किसी ने? कोई एक गेम होती है गांव वगैरह में, खेलने लकीरें लगा के, वो बाडी के पता नहीं क्या बाडा कुछ कहते हैं ना, उन्हें कहते हैं जरा आ जाओ जरा लीकेज जगा ली। फाइन, बड़ी मेहरबानी। उधर बेचारा बुक में फंसा हुआ है, इधर वो काम सही कर दिया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अभी चेक करता हूँ बेटा, किताब का काम है, उससे अपना काम करो। 18 में साल के पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो पहला काम ट्रांसफर यकम जनवरी 18 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग्स क्रेडिट। अब एसेट ना लिख देना, एंट्रीज कर रहे हो ध्यान से। अब यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर आप नजर उठाकर देखा तो यकम जनवरी 17 पे एसेट पहले रीवैल्यू हुआ है। इसका मतलब इससे पहले तक की डेप्शन तो इस दिन ट्रांसफर होकर नील हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो फिर इस दिन कितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी एक्यूमुलेशन अकाउंट में? यकम जनवरी 17 से यकम जनवरी 18 के दरमियान, तो वो है 38। तो 38 रुपीज से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट यानी बिल्डिंग क्रेडिट। ठीक हो गया? उसके बाद सेकंड एंट्री तो हमें नजर आ जाया करती है। ठीक है, सेकंड एंट्री जरा ब्लू कलर से लिख देते हैं, ब्लैक और मिक्स ना हो जी। ये सेकंड एंट्री ये रखो भाई अपने पास। ठीक है जी, सेकंड एंट्री में एसेट 338 से डेबिट, सरप्लस 251 से क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस 87 से क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, तो यकम जनवरी 18 पर ही बिल्डिंग्स डेबिट कितने से? 338 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 251 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 87। बैलेंसिंग कौन सी फिगर निकाली थी? हाँ, ये जरा लिख दो तो अच्छा ही होता है एंट्री में, ताकि उसको पता लगे मेरे को कि आपने एंट्री में क्या क्या आप बता रहे हैं। पहले हमने 87 के लॉस को रिवर्स किया, जो बच गया सरप्लस में फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद जी थर्ड एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 9 रुपए से जाने वाली 4 बिल्डिंग्स की। तो 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9 रुपीज से। इस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी इंक्रीमेंटल चार्ज होगी उसे ट्रांसफर करो रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो एंट्री बन गई 31 मार्च 18 पर, बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड आरएसआर छोटा हो गया और ज्यादा। आपने पूरी फिगर एंट्री रिक्वायर कर लेना, तो रिटेन्ड अर्निंग्स पूरा लिखना है, रीवैल्यू सरप्लस पूरा लिखना है अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड हो। ऐसे नहीं हरकतें करनी है आपने। ठीक है जी, पास होने के बाद कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट ये जो 231 है ना, ये कोई आम फिगर नहीं है, इतनी सादी नजर आ रही है ना। ये डिस्पोजल की एंट्री पड़ी है पूरी। पूल डिस्पोजल की एंट्री में तो एक्यूमुलेशन डेबिट होता है, कैश डेबिट होता है, एसेट क्रेडिट होता है। यहां पे सिर्फ बुक वैल्यू माइनस हो रही है, लेकिन इसके पीछे पूरी एंट्री मौजूद है। ठीक है, अब वो एंट्री
कल भी एक बार करवाई थी, आज भी 2 बार करवाई है, ठीक है। और नहीं, टेस्ट में डिस्पोजल नहीं है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2018 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और बिल्डिंग्स क्रेडिट। अब आपने ये एंट्री करने के लिए वर्किंग 2 की तरफ आया करना है। और वर्किंग 2 जिसने पहले यहां पे आपको 1 मिनट में ये 2 फिगर्स दे दी थी, 3 फिगर्स, 4 फिगर्स इनफैक्ट, ये 2 मिनट नहीं बल्कि 2 सेकंड में आपको यहां की रेलेवेंट फिगर्स भी दे देंगी एसेट से रिलेटेड। जैसे बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड एसेट है ना, तो एसेट अकाउंट में से इस जाने वाले एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करनी है। तो इसीलिए इसको लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट से शुरू किया था। अगर आप गौर फरमाएं तो ये 240 जाने वाली बिल्डिंग्स की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही तो है, जो एसेट अकाउंट में से क्या करनी है हमने, क्रेडिट। सामने पड़ी फिगर दे दी इसमें। उसके बाद वैसे तो एक्यूमुलेशन 9 ही है, माना मैंने, लेकिन एक काम करने लगा हूं छोटा सा, वो यहां पे तो जरूरी नहीं लगेगा आपको, लेकिन मुश्किल सवाल में जरूरी होगा। वो क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्थ निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम क्या कहा करते थे जी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू कितना है जी, 9। आंखों के सामने नजर तो आ रहा था। नहीं, ये इस सवाल की बात नहीं, ऐसे सवाल की बात हो रही है जिसमें ये वर्किंग थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। क्या मतलब, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, 18 में रीवैल्यू होता है, 18 में बिक जाता है, 18 में रीवैल्यू के 19 से 20 में बिक गया तो फिर ना बैठे होगे मुंह उठा के पर्चे में, ठीक है ना। उसके लिए मैंने वर्किंग को इस तरतीब के अंदर रखवाया हुआ है, लेकिन प्रेशर को निकाल लिया करो एक स्टेप आगे। ओके, और सही है ना। तो ये देखो, ये दोनों फिगर्स आपको इस वर्किंग से मिल जाया करेंगी, ठीक है। एसेट अकाउंट में से क्रेडिट, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट इन चारों बिल्डिंग्स की, जाने वाली बिल्डिंग्स की, और एसेट अकाउंट में से क्रेडिट इन चारों बिल्डिंग्स की डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन जो कि है 9 रुपए। तो ये दोनों फिगर्स आपको इस वर्किंग 2 से 1 मिनट में मिल जाया करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो प्यारे बच्चों, 80 ईच है, बड़े ध्यान से देखने वाली चीजें होती हैं ये। पर्चे के अंदर 80 से एंट्री करके ना, बच्चा घर जब आता है ना, आईके के पर्चे में घर जब आता है तो फिर उसको ईच उस वक्त नजर आता है, फिर सर पकड़ के बैठा होता है। तो बच्चा ध्यान से पढ़ना है सवाल, ठीक है। इंटू 4 320, ठीक है जी। तो 320 कैश डेबिट और 89 का गेन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब ये देखो, ये 240 और ये 9 नेट करके बनता कितना है, 231। जैसे ये नेट करके बन रहा था 970, 970 माइनस कर दिया था। ऐसे ही ये 240 और 9 मिलकर बन रहा है 200, नेट होकर बन रहा है 231। 231 क्या कर चुके हैं वर्किंग में, माइनस। डिस्पोजल की एंट्री, मैंने कहा था 231 को सादा नहीं लेना, ये बहुत स्पाइसी है। नेक्स्ट 96 की एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इस एसेट का रिलेटेड सरप्लस भी निकाल के फेंक दो। आप सोचेंगे तो नहीं, गेन और गेन, लॉस और गेन, हो गया प्रूफ बस। अब क्या करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी नंबर 7 एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स। ये 31 दिसंबर 18 पे एंट्री होगी। एंट्रियां बड़ी हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 51 से। एंट्री नंबर 8 इस साल की, कमाल नहीं हो गया वैसे जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 22 से, ठीक है जी। इधर देखो भाई, एंट्री नंबर 1 जो कि नजर नहीं आती वर्किंग में, उसके अलावा सब एंट्री नजर आएंगे आपको। ये एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। डन जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, असल में बहुत टाइम लग गया ना आज, क्वेश्चन होंगे ही नहीं अब ज्यादा। कोई 20-30 का होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम मैंने रखा है 55 मिनट उसका टोटल, मतलब 50 मिनट और 5 मिनट रीडिंग टाइम। पता नहीं 5 रखा है या क्या गड़बड़ होगी हो, तो बहरहाल आप 1 घंटे के अंदर अंदर ही कीजिएगा उसको। तो टाइम में लिखना अपडेट करना भूल भी गया हूं, तो 2 क्वेश्चन दिल कर रहा था 3 डाल दूं, मैंने कहा चलो 2 का। सवालों को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना और कॉन्फिडेंस से करना और पास होना। टेस्ट में अपीयर होके मेहनत भी करना जरूरी है। पेपर भी देखूंगा मैं, सिर्फ हाजिरी नहीं लगानी, क्योंकि आपको पता है एब्सेंट होने वालों को तो खज्जल करना ही करना है। जिन्होंने ऐसा फ्रॉड लगाया ना, उनको ज्यादा करूंगा मैं।
जो जाके हाजिरी लगा के निकल आए। ऐसा नहीं करना, एफर्ट करनी है। अच्छा जी सुने, होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन है 67, ये हो तो नहीं क्या अभी कर लिया, यही किया आई थिंक। चलो बहरहाल सुन लें, क्लास वर्क तो वैसे ही पहले करना होता है। ये पिछला सवाल अभी हमने किया है उमर लिमिटेड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट दोबारा करना है। उसके बाद केएल वाला सवाल है, 5 बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, उसमें से 3 बिक रही हैं, बस फर्क ये है कि रिवैल्यूएशन सिर्फ एक ही है सवाल के अंदर। अगेन रिक्वायरमेंट नोट है, पर आपने नोट नहीं बनाना। आपकी इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। ठीक है जी, सिर्फ 1 साल की जर्नल एंट्रीज करनी है, बाकी जाहिर है आपको करनी पड़ेगी जी। तो आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। और एक मिनट सुन लें प्लीज, कल मेरा जो है वो लेक्चर ऑफ होगा, बाकी क्लासेस आपकी रूटीन में होंगी। सुन लें तो कल इंशाल्लाह मुलाकात मंडे को होगी, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज।